आप सभी प्रिय भाइयों एवं बहनों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका नाम है छंद। आज हम आप लोगों को छंद की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और जो सबसे अच्छी बात है कि छंद में जो मात्रा लगाया जाता है वो मात्रा लगाने का नियम क्या है, कि अनुस्वार अगर मिलता है तो वहाँ किस मात्रा का आप प्रयोग करेंगे, अनुनासिक है तो वहाँ पे आप किस मात्रा का प्रयोग करेंगे, मात्रा लगाने का नियम क्या है, मात्रा लगाया कैसे जाता है, इसके विषय में हम आपको बड़े क्लियर कट तरीके से बताने वाले हैं। और एक बार आप जब देख लेंगे तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। और दूसरी बात कि हम आपको ट्रिक नहीं देंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। ट्रिक अगर कोई आपको कहता है कि हम 5 मिनट में छंद बता देंगे, 5 मिनट में अलंकार बता देंगे, तो आप ये समझिए कि ट्रिक आपके लिए चाइनीज सामान की तरीके साबित होगा कि देखने में तो सुंदर होगा लेकिन टिकाऊ नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़िए, हर चीज़ के विषय में विस्तृत जानकारी रखिए और ट्रिक आप अपना बनाइए कि हम इसको कैसे याद रखेंगे। आप अपना जब ट्रिक बना के याद करेंगे तो आपके काम में ज़्यादा आएगा। तो छंद के विषय में विस्तृत बात करने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं कि देखिए कैसे होता है, फिर उसके विषय में विस्तृत बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि छंद दो मुख्यतः उसके जो दो भेद हैं, मात्रिक और वर्णिक। तो पहले हम उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं, फिर विस्तृत चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए मात्रिक छंद का उदाहरण है और यहाँ पे वर्णिक छंद का उदाहरण है। मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है और वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। इसी प्रकार इनकी पहचान की जाती है। यहाँ पे देखिए जो पंक्ति है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। अब ये पंक्ति हो गया। इसमें देखिए मात्रा कैसे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए मात्रा हम पहले से लगा दिए हैं। यहाँ पे देखिए मेरी, इसमें दो मात्रा, ये जो लगा है यस की तरीके, ये यस दो मात्रा का पहचान है और ये जो एक एक है ये एक मात्रा का पहचान है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरी में दो मात्रा है, भाव में एक एक मात्रा है, बाधा में दो है, हरों में हा में एक, रौ में दो। इसी प्रकार यहाँ नीचे भी मात्रा का प्रयोग किया गया है। सोए यहाँ दो है, यहाँ एक है। यहाँ देखिए जा तन की झाई पर है, नीचे यहाँ दो मात्रा, एक एक मात्रा, दो मात्रा। ये मात्रा लगाए कैसे जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ी जानने वाली बात है कि ये मात्रा लगाने का नियम क्या है, यही हम आपको बताने वाले हैं। अब ये देखिए अगर आप इनको गिनेंगे, इनको मात्राओं को फिर गिनना पड़ता है। जैसे ये देखिए 2 2 4 2 6 4 10 3 13, यानी पहली लाइन में कितनी मात्रा हुई, 13। दूसरे में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 3 11, यहाँ देखिए 11 लिख दिया गया। इसी तरीके इसमें भी 13 है और यहाँ पे गिनने पे क्या है, 11 है। अब जब इनका जो नियम है मात्रा लगाने का, मात्रा लगाने के बाद जब आप पहचान करेंगे कि यह किस छंद के अंतर्गत आएगा, तो आप देखेंगे कि यह दोहा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, दोहा का। लेकिन मात्रा लगाया कैसे जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए श्याम है। अब आप कैसे जानेंगे कि ये आधा श्याम है, यहाँ पे मात्रा लगाना है कि नहीं लगाना है, इसी के विषय में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आपको एक एक चीज बहुत तोड़ करके और व्यवस्थित तरीके बताने वाले हैं। ये देखिए वर्णिक छंद का उदाहरण है। वर्णिक छंद का एक भेद है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा छंद का जो पहचान है, उसका जो नियम बनाया गया है कि 2 बार तगड़ तगड़ आएगा और 1 बार जगड़ आएगा, फिर 2 गुरु आएगा। इतने के बाद इसमें इंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं, 11। तब जाकर के आप पहचान कर पाएंगे कि कौन सा वर्णिक छंद है, इंद्र वज्रा है। अब ये तगड़ तगड़ जगड़ 2 गुरु क्या है, कैसे आएंगे, हम इसके विषय में जैसे ही वर्णिक छंद पे पहुंचेंगे आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए समझने के लिए थोड़ा सा आप वर्णों को गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 2 9 2 11। एक आधा का नहीं गिना जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए दोनों में कितना मात्रा है, 11 11 मात्रा है। अब ये तगड़ तगड़ जगड़ 2 गुरु क्या है, इनके विषय में जब हम आपको परिभाषा हर चीज, ये तगड़ तगड़ है क्या,
है ना। इसके विषय में जब आपको हम विस्तृत बता देंगे तब ये आपको समझ में आ जाएगा और आप बड़े आसानी से बिना किसी झंझट के कि यहाँ तगड़ है यहाँ जगड़, सब आप समझ जाएंगे और इसके विषय में फिर आपको कभी दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये रहा समझाने के लिए। अब आइए हम लोग इसके विषय में विस्तृत बात करेंगे कि छंद की परिभाषा क्या है, भेद क्या है, सब सारे विषय में हम इसके विषय में विस्तृत बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग छंद के विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, आइए सबसे पहले हम छंद की परिभाषा के विषय में समझते हैं। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना। आपको एक बात बताएं कि छंद में सब खेल मात्रा लगाने का है। अगर आपको मात्रा लगाना आ गया तो आपका कभी भी छंद गलत नहीं होगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि अभी जो हम इसका नियम बताएंगे आपको लगाने का, कभी गलत नहीं होगा। एक बार आपको पढ़ लेंगे फिर याद ही रहेगा। तो परिभाषा देखिए फिर से। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना, ये देखिए अंडर मार्क कर दे रहे, तथा यति गति। अब ये यति क्या है, गति क्या है, अभी हम सब आप सबको आप लोगों से एक एक तोड़ करके सबके विषय में बताने वाले हैं। संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। ये हो गया व्याकरणिक तरीके। साधारण तरीके, वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद, खुशी उत्पन्न होता है तो उसे छंद कहते हैं। यानी वर्णों या अक्षरों और मात्राओं की नियमित संख्या से अगर एक कोई रचना है, कोई कविता है, उसको बांधा गया है और उसको पढ़ने से आपको खुशी मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। आगे कुछ नोट हैं, इनको देखिए आप। छंद शब्द संस्कृत के चद धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है क्या, आह्लाद, यानी खुश करना अर्थात खुशी देना। यहां देखिए छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माना गया है, पिंगल नामक ऋषि माने जाते हैं। आप ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि आपसे परीक्षा में यही पूछ लिया जाए कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने गए हैं, तो पिंगल नामक ऋषि माने गए हैं। इनकी रचना का नाम क्या प्राप्त होता है, पिंगल सूत्र या छंद सूत्र प्राप्त होता है। और इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इस नाम को आप याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि छंद शास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो पिंगल शास्त्र के नाम से। क्यों, क्योंकि इस छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल नामक ऋषि ही माने जाते हैं। नोट, जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र, यानी कोई भी कविता अगर छंद में बंधी नहीं है तो वह पढ़ने में अच्छी नहीं लगेगी, आपको खुशी नहीं मिलेगा। इसीलिए पद्य का जो माना गया है नियामक, यानी पद्य को, कविता को जो व्यवस्थित करता है, कौन करता है, छंद करता है। अब परिभाषा के हिसाब से इसको हम कैसे जानेंगे कि छंद किसे कहते हैं, कि ये मात्रा गणना क्या है, यति गति क्या है, ठीक है। अभी इसके विषय में जब इसके हम अंग बताएंगे और अंग के बाद आपको जब उदाहरण बताएंगे तो आपको एक एक चीज परिभाषा स्पष्ट होती जाएगी कि यति गति किसे कहते हैं, कैसे ये छंद बनाया जाता है, सब आपको कंफर्म करते हम चलेंगे। तो पहले आप ये देखिए परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि अगर आपसे कोई व्याकरणिक तरीके पूछता है तो आप इस प्रकार उसको बताइए, लिखिए। और साधारण शब्दों में अगर कोई आपसे पूछता है समझाने के लिए बताना तो उसको बताइए कि अक्षरों और मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से कविता को पढ़ने पे जब खुशी मिलती है, कविता अच्छी लगती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल नामक ऋषि हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर अब हम आगे आपसे बात करने जा रहे हैं छंद के अंग के विषय में, कि छंद के अंग कौन कौन है। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम उसके अंग के विषय में जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो परिभाषा है इसका सब आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, तो फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं।
तो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्रिय बहनों, आइए अब हम लोग आगे छंद के अंग के विषय में बात करेंगे और छंद के भेद के विषय में। तो छंद के कुल कितने भेद माने गए हैं, अंग कितने अंग माने गए हैं? ये देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं 8, ये अंक में है और ये अक्षर। कितने अंग माने गए हैं? 8। कौन कौन है? चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, यति, गति, तुक, गुरु या लघु। ठीक है, ये इतने इसके क्या माने गए हैं? अंग माने गए हैं। अब इनके विषय में हम आपको बताते हैं, इनका डिफिनेशन दे करके आपको बताते हैं। चरण या पाद का क्या अर्थ होगा? तो पाद का अर्थ होता है, मतलब पाद का अर्थ है छंद का चतुर्थ भाग। छंद का चतुर्थ भाग यानी चौथी लाइन। और चरण का भी क्या अर्थ होता है कि प्रधान यति पर समाप्त कविता की पंक्ति, यानी जब वो कविता व दोहा जब 4 पंक्ति की रहेगी और जब चौथे पंक्ति पर प्रधान यति यानी ठहराव लग जाएगा, विराम चिन्ह लग जाएगा, तो उसी पंक्ति को, अंतिम पंक्ति को हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं, उस पूरी कविता की पंक्ति को। अभी जब हम उदाहरण बताएंगे तो वहां पे आपको चरण और स्पष्ट कर देंगे। दूसरे नंबर पर है वर्ण और मात्रा। अब वर्ण या अक्षर आप जानते हैं दोनों एक है, जैसे क म ल। मात्रा, ये देखिए 2 मात्रा का पहचान है और ये 1 मात्रा का पहचान है। यहाँ देखिए नीचे सबसे अंतिम में एक अंग है, यही गुरु या लघु। तो जो यस आकार में है ये गुरु मात्रा का पहचान है और इसका मतलब होता है 2 मात्रा। और ये जो 1 की तरीके ये लघु मात्रा का पहचान, इसका मतलब होता है 1 मात्रा। अभी जब हम उदाहरण बताएंगे तो वहाँ आपको और स्पष्ट हो जाएगा। संख्या और क्रम, यानी इन्हीं मात्राओं का, शब्दों का जो क्रम है, संख्या और क्रम। जैसे ये जगड़ क्या है? जगड़ तगड़, ये मात्रा है, एक प्रकार से ये मात्रा है वर्णिक छंद का। और बाकी आप गुरु लघु यहाँ पे आप देख ही लिए कि ये मात्रिक छंद का है, मात्रा लगाने का वो संकेत। तो ये शब्दों मात्राओं का संख्या और क्रम। गण, 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। जैसे ये जगड़, तगड़, रगड़, भगड़ है ना, इसका एक पूरा सूत्र है, या माता राजभान सलगा। आप इस गण शब्द को याद रखिएगा, जब हम आपको वर्णिक छंद पढ़ाएंगे उस समय इसके विषय में आपको पूरा विस्तृत बता देंगे और आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा कि उसको एक बार आप पढ़ करके समझ करके फिर जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक आपको भूलेगा नहीं, हम आपसे वादा करते हैं। अब देखिए आगे, यति और गति। कविता को पढ़ते समय लिए गए ठहराव को हम क्या कहते हैं? यति। यति का मतलब होता है रुकना। गति, कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तुक, चरण के अंत में आने वाले वर्ण को तुक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पंक्ति पढ़ते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये सोए और जोए आया, ये क्या हो गया? ये तुकबंदी हो गया। और उसी तुकबंदी को हम, मतलब जो सोए जोए आया, उसी को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। अभी जब हम उदाहरण आपको समझाएंगे छंद का तो वहाँ पे और स्पष्ट हो जाएगा। इसको हम आपको बता ही दिए, गुरु या लघु, यह मात्रा का जो पहचान है। तो ये आपके 8 अंग हो गए और अंग के विषय में विस्तृत हम डिफिनेशन दे दिए। इसके बाद भी अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको समझा देंगे। और अभी ये सारी चीज़ें एक बार हम फिर आपको बताएंगे। कब? जब हम उदाहरण लिखेंगे, मात्रा लगाएंगे, आपको बताएंगे कि ये देखिए यति है, ये गति है, ये गुरु है, ये लघु है, ये जगड़ है, सब के विषय में एक बार आप फिर से आपको बताएंगे। अब आइए छंद के भेद के विषय में। तो आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि छंद के कितने भेद माने गए हैं, तो आप बेझिझक बताइएगा 4। कितने?
4, क्योंकि अब तक हम लोग सिर्फ 2 छंद के बारे में जानते थे। कौन कौन? मात्रिक और वर्णिक। और आपको पढ़ना भी इन्हीं दोनों को है, हमको इनको दोनों को पढ़ना नहीं है, इनके विषय में जानते रहना है। आपको बताएं कि जब हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में जब छायावाद पढ़ेंगे तो छायावाद की कवियों में एक महान कवि हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका नाम जब तक ये धरती रहेगा तब तक उनका नाम गूंजता रहेगा। बड़े ही महान कवि हुए। उनको इस मुक्तक छंद का प्रणेता कहा जाता है। मुक्तक छंद का प्रणेता किसको माना गया है? तो निराला जी को माना गया है। हम यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं। और ये है वर्णिक वृत्त छंद, ये है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का प्रणेता निराला जी को माना गया है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमको पढ़ना अपनी परीक्षा के लिए इन दोनों को है, मात्रिक और वर्णिक को। लेकिन हमको जानते रहना है चारों को। क्यों? क्योंकि अगर परीक्षा में पूछा जाए कि छंद के कितने भेद माने गए हैं तो आप बेझिझक बताइएगा। और ऑप्शन में 4 है तो आप 4 मार करके आइएगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप ये अंग और छंद के भेद आप इनको देख लीजिए और इनको लिख लीजिए। फिर अब हम बात करने जा रहे हैं कि मात्रा जो लगाने का नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा पे अब हम बात करने जा रहे हैं कि कहाँ पे कैसे आप पहचानेंगे। अगर आप मात्रा लगाने का नियम पहचान गए तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इसको लिख लीजिए। फिर हम बात करेंगे पहले मात्रा लगाने के नियम के बारे में, फिर उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे, भेद, इनका जो उदाहरण है, परिभाषा, इसके विषय में। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं किस पे? छंद की परिभाषा और उसके कौन कौन से अंग हैं उस पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोगों को बात करना है मात्रा लगाने का नियम क्या है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको बताऊं कि पूरे छंद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। पूरा छंद इसी नियम पर टिका हुआ है। और ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर ये आपको पता चल जाएगा तो कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। और आपको उदाहरण रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या रटना है? ये मात्रा लगाने का नियम। अगर ये मात्रा लगाने का नियम आपको याद रहेगा, आपको पता रहेगा, तो कोई भी उदाहरण पूछा जाएगा आप खटाखट लगा करके अपना छंद निकाल लेंगे। और आप उदाहरण रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो मान लीजिए जो उदाहरण आप रटे हैं अगर वही परीक्षा में पूछ लिया गया तब तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर कोई और उदाहरण पूछ लिया गया तब, और ट्रिक वाले यही आपको बताते हैं कि देखिए 5 मिनट में हम ट्रिक आपको दे रहे हैं कि छंद कभी नहीं भूलेगा, वो सब भूल जाता है, वो चाइनीज साबित होगा। इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए कि कौन सा नियम कहाँ पे लागू होगा। आइए शुरू करते हैं। लघु मात्रा का नियम और गुरु मात्रा का नियम, दोनों को हम अलग अलग लिख दिए और अभी देखिए आपको समझाते भी हैं। पहले नंबर पर है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। आप जानते ही हैं कि वर्णमाला में कुल 11 स्वर माने गए हैं। उनमें भी डिवाइड किया गया है कि ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो जो लघु स्वर हैं जैसे आ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ा उ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब। तो ह्रस्व स्वर तथा इनसे युक्त एक व्यंजन पर लघु मात्रा लगेगा। जैसे ये देखिए आ, ई, उ, और इनसे युक्त एक व्यंजन जैसे ये माँ। अगर माँ को आप तोड़ेंगे तो माँ में ये हलंत लग जाएगा और आ, ये ह्रस्व स्वर, दोनों ये मिल करके तब बना है माँ। तो कह रहे हैं कि इनसे युक्त एक व्यंजन, अगर इसी माँ पे बड़े आ की मात्रा भी लगा दिया जाएगा तब ये यहाँ पे ह्रस्व मात्रा यानी लघु मात्रा नहीं लगेगा। कौन सा मात्रा लगेगा? तब गुरु मात्रा लगेगा। इसलिए इसको हम देखिए मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा? माँ पे लघु मात्रा, ह्रस्व मात्रा। तो सभी ये ह्रस्व स्वर और इनसे युक्त एक व्यंजन पे कौन सा मात्रा लगेगा?
लघु मात्रा। ये देखिए कमल। दूसरा, संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण पर कौन सा मात्रा लगेगा? लघु मात्रा। जैसे त्या ज्या। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ आ जाए ज्यादा, ठीक है, तो अब इस जा पे आप मात्रा नहीं लगाएंगे, इन दोनों पे लगाएंगे कौन सा? गुरु मात्रा। लेकिन अगर जैसे अभी ये त्या लिख करके आ जाए तो आप यहाँ पे या पे बड़े या की मात्रा तो है नहीं, तो इसलिए ये ता, आधा ता और या, इन दोनों पर ऐसी स्थिति में क्या लगेगा? सिर्फ लघु मात्रा। यहाँ पे ज्या पे क्या लगेगा? लघु मात्रा। लेकिन अगर यही ज्यादा लिख करके आ गया तो आपको ये जा को छोड़ देना है और ये यादा पे गुरु मात्रा लगाना है। तो इस प्रकार इसको याद रखना कि संयुक्त व्यंजन ये दोनों क्या है? संयुक्त हैं, ठीक है, त्या ज्या। अभी ये अलग है। अभी इसी से मिलता जुलता, जस्ट आपको कंफ्यूज करने वाला भी देखिए यहां मिलेगा संयुक्त वर्ण। अभी इसको हम बताते हैं, यहां उदाहरण भी लिखे हैं। अगला देखिए चंद्र बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और अगर इस तरीके का कोई भी वर्ण आपको मिलता है, लिखा हुआ कोई शब्द मिलता है, तो जहां पे ये लगा रहेगा वहां पे आप कौन सा मात्रा लगाएंगे? लघु मात्रा। ठीक इसी का उल्टा यहां देखिए, अनुस्वार। ये देखिए, ये दोनों बहुत आपको कंफ्यूज करेंगे। खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा कि चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं, और जिसपे चंद्र बिंदु नहीं रहता, इस तरीके रहता, उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है, इसको अनुनासिक कहते हैं और इसको अनुस्वार कहते हैं। तो यहां पे चंद्र बिंदु पे, अनुनासिक पे लघु मात्रा लगेगा, वहीं पे अनुस्वार पे क्या लग जाएगा? गुरु मात्रा। आइए पहले एक बार फिर से इसको बता दे, तब उसको बताते हैं। आप ये देख लीजिए, हरस्वर, इनसे युक्त एक व्यंजन, लघु मात्रा, आ यू मा का मा ल। संयुक्त व्यंजन यहां आपको ये बता दिए, अगर त्या ज्या इस तरीके आता तो एक मात्रा, लेकिन ज्यादा लिखा हुआ आएगा तो इस तरीके। चंद्र बिंदु पे एक मात्रा। अब आइए गुरु पे, सभी दीर्घ स्वरों पर, ठीक है, आ ई उ ए, यहां देखिए लिख देते हैं ओ, ठीक है, और यहां लिख देते हैं औ। अब इन सभी पे कौन सा मात्रा लगेगा? गुरु। ये देखिए, जैसे ये, यानी अगर इनसे कोई भी उदाहरण, कोई भी शब्द आएगा आपके सामने उदाहरण में, तो उन पे आप गुरु मात्रा लगाइएगा। अनुस्वार, जहां पर चंद्र बिंदु पर एक मात्रा लगा, वहीं अनुस्वार वाले वर्ण पे क्या लग जाएगा? दो मात्रा। चंचल है, चा पे अनुस्वार है, यहां इसलिए कौन सा मात्रा लगा? गुरु। इस चल पे एक एक। यहां देखिए क्या है? संसार। अब इस पे आप मात्रा लगाइएगा, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। विसर्ग वाले वर्णों पर कौन सा मात्रा लगेगा? गुरु। जैसे का, यहां देखिए दुख। अब दा पे छोटे ऊ की मात्रा है, अगर यही विसर्ग नहीं होता तो छोटे ऊ के होने के कारण, हर्ष स्वर होने के कारण यहां एक मात्रा लगता, लेकिन विसर्ग लग जाने के कारण क्या लगा? दो मात्रा, यानी गुरु। इस शब्द को याद रखना, विसर्ग वाले वर्णों पर, जैसे दुख। हलंत के, अगला, हलंत के पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है, जैसे राजन। अब हलंत के पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, यानी गुरु हो जाएगा। जैसे रा पे बड़े की मात्रा है तो यहाँ पे गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा। देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, लघु और गुरु को हरस या दीर्घ भी कहते हैं, यानी हरस को लघु भी कहते हैं और दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। तो दोनों बातें एक हैं। अब ये देखिए, ये हो गया राजन। ना पे हलंत होने के कारण जस्ट इसके पहले का जो वर्ण है जा, ये क्या हो गया? गुरु हो गया। और रा ऑलरेडी है क्योंकि बड़े आ की मात्रा लगा। यहां आप देखिए सभी दीर्घ स्वरों। अगर मान लीजिए कि अभी यही हलंत नहीं होता ना पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा होता कमाल, तो का अकेले है एक, माँ पे बड़े की मात्रा है तो दो, ला अकेले है तो वहां पे एक, यानी लघु। अगला, संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण दीर्घ हो जाता है। संयुक्त वर्ण, ठीक है, संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण
क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो अब ये त्या और थ्या ये क्या है, ये संयुक्त वर्ण है, इनके जस्ट पहले का वर्ण क्या हो गया, देखिए दीर्घ हो गया, अर्थात यहाँ पे कौन सा मात्रा लग गया, गुरु मात्रा। ये आपको समझना होगा। तो ये गुरु मात्रा को लगाने का नियम है। यहाँ देखिए एक एक हम लिख दिए हैं, अब इसको आप हल करिएगा कि अगर यहाँ अंधेरा, यहाँ चंद्र बिंदु लगा तो यहाँ पे कैसे हम कौन सा मात्रा लगाएंगे, यहाँ अंधा लिखा है, यहाँ अनुस्वार है तो यहाँ हम कौन सा मात्रा लगाएंगे, यहाँ स्वतः लिखा है, एक तरफ देखिए यहाँ आपको क्या मिला, संयुक्त व्यंजन मिला, और यहाँ पे क्या मिला, विसर्ग मिला। तब आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ त्या और ज्या क्या हैं, अकेले हैं, और यहाँ पे क्या लगा है, सिंगल मात्रा लगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगल लगेगा। लेकिन ता के बाद विसर्ग है तो विसर्ग वाले वर्णों पे क्या लगेगा, गुरु लगेगा। इस प्रकार ये पूरा मात्रा लगाने का ये नियम है। इन नियमों को आप सिर्फ समझ लीजिए, आपसे छंद जीवन में गलत नहीं होगा, सिर्फ आपको इनको याद रखना है। परिभाषा याद कर लीजिए, उनके अंग याद कर लीजिए, ये नियम याद कर लीजिए, आपको उदाहरण रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी परीक्षा के लिए। आप जाइए, मात्रा लगाने का नियम याद रखिए, कोई भी आपके सामने उदाहरण आता है उसकी मात्रा लगाइए खटाखट, अब उसको निकालिए कि इसमें दोहा होगा कि सोरठा होगा कि चौपाई होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में यहीं तक। कल हम लोग बात करेंगे मात्रिक और वर्णिक छंद के जितने भेद हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, उल्लाला, और उधर वर्णिक छंद के भेद, उनके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उदाहरण बताते समय हम मात्रा आपको कैसे लगाना है, ये जो नियम है ये और स्पष्ट हो जाएगा। तो अब हम उसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और हम आपको उसमें भी कुछ विशेष बातें बताएंगे कि मात्रिक छंद कहाँ कैसे आप समझेंगे, कैसे उसको निकालेंगे। वर्णिक छंद भी बहुत अच्छे से हम आपको बताने वाले हैं। तो कल का वीडियो भी बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। आज के लिए इतना ही, और आपसे विदा लेते लेते वही गुजारिश फिर से दोहराते हैं कि प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए, और हम आपको व्याकरण में इतना पारंगत कर देंगे कि आपको कहीं से ट्रिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप दूसरे को ट्रिक बताइएगा कि इस तरीके पढ़ो। तो चलिए चलते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।